गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का आपका 6वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका भाग 1 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में अध्ययन किया था और सामाजिक विचारधारा के बारे में अध्ययन किया था कि 1857 की क्रांति हुई उस समय उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये क्यों कहा गया था? सन 1857 की क्रांति जो थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा गया था क्योंकि उसमें भारत के सभी लोगों ने समान रूप से भाग लिया था, चाहे वह बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। सभी लोगों ने भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम हर एक राज्य से यहाँ पर सभी लोगों ने भाग लिया था। इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, क्योंकि सारे लोग पहली बार अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, किंतु इनको सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि इनकी तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। उसके बाद सामाजिक विचारधारा बढ़े हम लोग, उसमें समाज में सुधार किस प्रकार से किया गया था। जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, छुआछूत की भावना थी, जो अंधविश्वास था, लोग आडंबर करते थे, तो इनको दूर करने का प्रयास किया गया था। और नारी शिक्षा और समाज में लोगों के अधिकार को जानने के लिए लोग अपने अधिकार को जानने के लिए किस किस प्रकार का प्रयास करें, इसके बारे में हम लोगों ने सामाजिक विचारधारा में अध्ययन किया। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसका फिर से इसमें शुरुआत किया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, तो इसकी जो प्रारंभिक तैयारियां थी और उसका संगठन कैसे बना था उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया था। पूरा प्रयास अंग्रेजी शासन ने किया और भारत के इतिहास में इस आंदोलन के पश्चात नए युग की शुरुआत हुई थी। और इसलिए नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसमें जो तैयारी की गई थी या फिर जो युद्ध हुआ था वो पूरी तरह से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया गया था। 1857 में के स्वतंत्रता आंदोलन से जनता को एहसास हुआ कि देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों को दूसरे के समीप ला रही है और वे यह भी जानते थे कि लोगों को जागरूक करना होगा। इसमें राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी और सभी भारतीय राष्ट्रीयों का लक्ष्य पाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोग राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दें। यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक हर परिस्थिति देश के लोगों को एक दूसरे के समीप ला रही थी। तो सारे लोग ये जानने लगे थे कि हम अगर अपनी तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो हम एक दूसरे के समीप आकर, एक दूसरे का सहयोग कर हम अपने भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। और इसी में उनमें राष्ट्रीयवाद की भावना और राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हुई थी। आप यह भी जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध एक संघर्ष था और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की थी। और ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जो परिस्थितियां थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मूलतः विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष था, मतलब उनसे लड़ाई करने के लिए एक जोरदार प्रयास था। वह ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियों से भारतीय जनता ये समझ चुकी थी और उसी के कारण से उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी? पहला देखोगे, लोगों में
लोगों में जातीय घृणा, सामाजिक कुरीतियां एवं यहाँ पर असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना। लोगों में जो जाति भावना को लेकर ऊंच नीच की भेद भावना, छूत की भावना थी, सामाजिक कुरीतियों में और असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। दूसरा है, इसमें समूचे देश में राजनीतिक रूप से एकीकरण हुआ था। तीसरा कारण है, देखोगे, डाक तथा संचार व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और चौथा कारण था इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ था। वैसे तो यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से, यहाँ पर देखोगे, हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे कि नारी शिक्षा या फिर भारत में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था, किंतु अंग्रेजों ने एक उसमें माध्यमिक एक अंग्रेजी शिक्षा को इसमें एक विषय बनाकर उसमें उसका भी प्रचार प्रसार किया था। अंग्रेजों के पश्चात इसमें पक्षपात पूर्ण आर्थिक नीतियों एवं शोषण के कारण भी देश में राष्ट्रीयता का उदय हुआ था। इसमें जो अंग्रेजों के पक्षपात पूर्ण से आर्थिक नीतियां थी और लोगों का जो शोषण हो रहा था इसमें किसानों का या व्यापारियों का, तो उससे भी लोगों में एक चेतना जागृत हुई और राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था। यहाँ पर देखेंगे, आपने यह भी पढ़ा है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था और अंग्रेजी व्यापार विश्व भर में कई देशों में अपना यहाँ पर माल बेचते थे और उन्हें अपने कारखाने के लिए सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज आए ही थे यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से, और ये वो ये चाहते थे कि उनको सस्ते रूप में कच्चा माल मिल जाए या तैयार माल जो मिलता है बनाया जाता था, उसके लिए वो बाजार को व्यवस्थित करना चाहते थे। इसीलिए भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की नीति अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। अतः उन्होंने भारत का हर तरह से आर्थिक शोषण किया। इस नीति का हमारे देश पर के नेताओं ने डटकर विरोध किया था और इसी विरोध की भावना से उत्पन्न विचार को आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। भारतीयों के इसमें पाश्चात्य साहित्य एवं दुनिया के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इससे उनमें राजनीतिक जागरूकता आई थी। अब भारतीय समझने लगे थे कि अपने भारत के पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ही जिम्मेदार है। यहाँ पर जो भी प्रक्रिया चले आ रही थी, जिस प्रकार से अंग्रेजों का अत्याचार चल रहा था या फिर लगान के लिए किसानों का शोषण हो रहा था, तो भारतीयों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये हमारे आर्थिक रूप या फिर आर्थिक कमजोरी का प्रमुख कारण कौन है, अंग्रेजी शासन, तो जिम्मेदार ठहराया गया था। अब भारतीय समझने लगे थे कि वे भारत के पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं, जिनके कारण से किसान शिल्पकार है, कारीगर है, बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि किसान से लगान इतना अधिक लिया जाता था कि वो जितना उत्पादन नहीं होता था वो उतना उससे अधिक कहीं लगान दिया जाता था, और इसी के कारण से किसान कर्ज में डूब जा रहे थे। और कारीगर लोग हैं, जो शिल्पकार है, वास्तुकार वाले लोग हैं, जो कारीगर लोग थे, उन लोगों का जो सामान था उसको बाजार में इन लोग बेचने नहीं दे रहे थे, उस पर कर लगा रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसान और कारीगर बर्बाद हो गए थे। और उस समय से भारतीय समाज में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, जिसमें वकील थे, शिक्षक थे, सरकारी थे, लेखक थे और लिपिक थे। ये बहुत सारे जो थे, जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, इन्हीं को हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते थे। और ये लोग शिक्षित थे ताकि समाज में यहाँ पर इन लोग के आने से बहुत अधिक परिवर्तन आया था। इसमें कर्मचारी, व्यापारी आदि शामिल थे। यह शासन में आधुनिक शिक्षा को प्रभावित एवं जागरूक करना चाहते थे। इससे लिए वे संवैधानिकता, लोकतंत्र एवं आधुनिक विचारों का यहाँ पर
आत्मसात किया था और यहाँ पर उदार लोकतांत्रिक विचारों को स्वीकार किया था। और इन लोगों ने ये लोग जो आए थे, चाहे वो वकील है, चाहे डॉक्टर, चाहे शिक्षक, चाहे बड़े व्यापारी, चाहे लिपिक, इन लोगों के समाज में आने से बहुत अधिक परिवर्तन आया था और लोग अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो गए थे। ब्रिटिश शासकों में यहाँ पर नस्लवाद की भावना तथा यहाँ प्रशासन में भारतीयों के न्यूनतम वेतन दिए जाने के लिए मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था, क्योंकि हम लोग 1857 की क्रांति में भी पढ़े थे कि यहाँ पर भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, उनको अंग्रेजों से कम वेतन दिया जाता था, जिसके कारण से उनमें असंतोष की भावना फैल गई थी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर लोगों के मन में एक देखा जाएगा तो क्षोभ पैदा कर रही थी और उन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों में इसमें स्वाभिमान की भावना जगाई। इसके लिए उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। भारतीय एवं राजनीतिक सभाएं प्रारंभ में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे प्रांतीय शहरों में हुई थी। ये भारतीय राजनीतिक सभाएं जो हो रही थी, खास करके जो आज हमारे भारत में जो महानगर हैं, है ना, बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मद्रास है, इन लोगों के में ये सभाएं होती थी। सन 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और 1852 में मुंबई इसमें एसोसिएशन तथा इसी वर्ष मद्रास इसमें नेटिव एसोसिएशन का गठन भी किया गया था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। इसमें 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और दूसरा है 1852 में यह मुंबई में एसोसिएशन तथा इसी वर्ष मद्रास में भी एसोसिएशन संस्था का गठन किया गया था। इन संगठनों की प्रमुख मांगे थी सरकार के में भारतीयों की भागीदारी। इसमें ये जो एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जितना अधिकार अंग्रेजों का रहता है उसमें उतना ही भारतीयों का भी सरकारी उसमें रहना चाहिए। मतलब अगर उनको सरकारी पद में नियुक्त किया जाता है तो योग्यता के अनुसार उनका पद दिया जाए और उनको वेतन दिया जाए। सरकार में भारतीयों की भागीदारी तथा करों में कमी की मांग की गई थी। भारतीय समाज में यहाँ पर व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। जो एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसमें एक बात और था कि जो किसानों पर बहुत अधिक कर लगाए जा रहे थे, तो वो कर को समाप्त करके जितना उनकी भूमि है उस हिसाब से उनका कर लिया जाए और समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, छुआछूत की भावना है, इन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाए। इन संगठनों में प्रायः शिक्षित तथा उच्च वर्ग के लोग थे। बाद में ऐसे कई संगठन बने जिसमें जन सामान्य के लोग भी सदस्य बने थे। ऐसे संगठनों में 1870 में पूरा सार्वजनिक सभा का आयोजन मद्रास महाजन सभा तथा 1885 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन प्रमुख थे और इसमें छत्तीसगढ़ में भी इसका संगठन का मतलब इस संस्था का गठन किया गया था और इसका विकास हुआ। ये और छत्तीसगढ़ में भी विकास में इसमें राजनीतिक जागृति दिखाई गई और आगे बढ़े थे। ये नए संगठन पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर थे और ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के में किए जाने वाले भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध सभाएं करते थे। इनकी मांगे संपूर्ण भारत में होती थी। जो इसमें नए संगठन पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर थी और ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का जो शोषण हुआ जा रहा है या किसानों का शोषण हो रहा था, उसी के संबंध में सभाएं होती थी और इसमें उनकी संपूर्ण मांगों को पूरा करने का प्रयास करने का उद्देश्य होता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो 1853 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक में देश के सभी भागों के लोगों को आमंत्रित किया और यह प्रथम अखिल भारतीय प्रयास था। ये वाला जो देखेंगे, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी
ने 1853 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक की और उसमें देश के सभी जो बड़े बड़े व्यक्ति थे या पढ़े लिखे थे उन लोगों को आमंत्रित किया था। और इसमें कलकत्ता में एक अन्य अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर सन 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ था। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें देखेंगे अधिवेशन, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय बुलावा इसमें बुलाया गया था। इसमें कलकत्ता में एक नया जो अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया था, वो अधिवेशन 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ था। देश के विभिन्न भागों में 72 प्रतिनिधि इसी अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे और व्यंकेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब इसमें देखेंगे उन दिनों इस संगठनों की में कुछ प्रमुख उद्देश्य किया गया था कि जो संगठन की स्थापना की गई थी और इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था ताकि वे लोग इन बातों से अवगत हो सके और अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागृत कर सके। और इसीलिए इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को संगठित किया जाना, जाति धर्म एवं आदि में भेदभाव से परे एकता की भावना उत्पन्न करना और एक दूसरे की समस्याओं को जानना। और चौथा है इसमें राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों से विचार विमर्श करना तथा स्वतंत्रता, समानता एवं राजस्व की आस्था को व्यक्त करना। ये जो 4 प्रमुख उद्देश्य थे, 5, ये अधिवेशन का प्रमुख उद्देश्य था ताकि लोग इससे अवगत हो सके जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं और जो भेदभाव है या फिर पद को लेकर है या शोषण को लेकर है, तो इससे वे लोग मुक्त होकर एक नए समाज की स्थापना करना चाहते थे और इसीलिए जगह जगह इस अधिवेशन की स्थापना करते थे लोग, ताकि लोगों को जागृत कर सके और उसका संगठन भी बनाते थे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी और उसके सफलता के बाद लोगों में जो चेतना जागृत हुई थी, उसके बाद जब मध्यम वर्ग यहाँ पर समाज में आया तो समाज की जो दिशा थी वो पूरी तरह से बदल गई। यहाँ लोगों को शिक्षित किया गया था, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानना प्रारंभ कर चुके थे और जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तो बच्चों, इसमें 1857 की क्रांति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से हुआ था इसका संक्षिप्त विवरण दिया है। तो इस पाठ को भाग के अनुसार, क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है और इसीलिए इसका पहला भाग आज हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोग भी पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है जो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसका प्रश्न बनाकर कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।